Hello friends, welcome to the Civil Panthers. This is Saurabh Sharma. So today we will continue our geography preparation series on climatology. Our topic is today is climatology. तो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है? क्लाइमेटोलॉजी क्या मतलब होता है? जलवायु विज्ञान शास्त्र। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए जलवायु विज्ञान शास्त्र। सो क्लाइमेटोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट। किसी भी जगह की जो जलवायु होती है, किसी भी देश की जो जलवायु होती है, उसके बारे में है जो हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्लाइमेट इज द एग्रीगेट और फैमिली ऑफ डिफरेंट वेदर्स थ्रू आउट एन ईयर इन ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ के किसी भी एक पार्टिकुलर पार्ट में, किसी भी एक हिस्से में जो साल भर मौसम चलते हैं, सीजन्स आते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली तौर पर उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं, उस जगह की जलवायु कह देते हैं। लाइक हिमालयन रीजन्स में आपको एक अलग जलवायु देखने को मिलेगी, अलग क्लाइमेट मिलेगा। और साउथ इंडिया में आप जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हैं, तो वहाँ आपको एक अलग जलवायु मिलेगी। ठीक है। तो क्लाइमेट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो क्या होगा? क्लाइमेट इज़ वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड। आम तौर पर या फिर ज़्यादातर किसी भी जगह पर मिलने वाली जो भी हमें मौसम की कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम क्लाइमेट कह देते हैं, उन्हें हम उस जगह की जलवायु कह देते हैं। ठीक है। तो अब आगे आते हैं। वेदर वेदर इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ए गिवन एरिया। वेदर क्या होता है? मौसम क्या होता है? मौसम किसी भी जगह पे किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, जो भी हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, उन्हें हम कलेक्टिवली तौर पर मौसम कहते हैं। साल भर जो मौसम चलते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली तौर पर क्लाइमेट कहते हैं। और एक टाइम पर जो हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलती हैं उन्हें हम कलेक्टिवली तौर पर उस जगह का वेदर या फिर मौसम कहते हैं। ठीक है। अ डायनामिक कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इज अ वेदर। वेदर कुछ नहीं है, एक डायनामिक कंसेप्ट ऑफ वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कलेक्टिवली तौर पर वेदर फॉर्म करती हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? पहले हमने क्लाइमेट पढ़ा, फिर वेदर पढ़ा, अब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस विच सराउंड्स अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस फैली हुई हैं, एयर फैली हुई है, उसे हम उस जगह का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, लिक्विड पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बनता है? गैसेस से बनता है, लिक्विड पार्टिकल्स जो हमें एयर में इवेपोरेटेड पार्टिकल्स मिलते हैं, और सॉलिड पार्टिकल्स मतलब सेपरेटेड पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स जो भी हमें एयर में मिलते हैं, उसे हम कलेक्टिवली तौर पे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, प्रेशर और विंड के बारे में आप जानते हैं। प्रेसिपिटेशन इज द रेनफॉल, स्नोफॉल एक्सेट्रा, एंड ह्यूमिडिटी इज बाय द इवेपोरेशन और समथिंग, और हैबिटेट ऑफ ए एरिया। तो मेन गैसेस कौन सी होती हैं एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में मेन गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, ओजोन। बेसिकली ये वो गैसेस हैं जो डेली यूज़ में, रिसर्च में मेनली तौर पर आती हैं। बट आप इनके लिए सारे ग्रीन हाउस गैसेस याद कर लीजिएगा। ओके। सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इफ़ पार्टिकल्स आर टुगेदर दे फॉर्म मैटर। अगर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मैटर फॉर्म कर देते हैं, लाइक सिल्टेशन, लाइक सिल्ट्स, लाइक सैंड एक्सेट्रा ऑन द अर्थ। और दे कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड सॉल्ट्स। इनमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। मतलब एयर में जो हमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। मतलब सारे सैंड्स वगैरह नहीं होते, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं। फ्यू पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर कॉल्ड एज हाइड्रोस्पोरिक न्यूक्लियर। Sorry, it is called as hydroscopic nuclear. Written here, the hydroscopic nuclear. Okay. तो जो पार्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर कह देते हैं। लाइक सैंड पे आप पानी डालते हैं तो वो थोड़ा
मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाते हैं एकदम, ठीक है। और भी सिलिका जेल वगैरह बहुत से एग्जांपल हैं इसके। लिक्विड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड कंटेंट। सो जो पार्टिकल्स एयर में, एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड कंटेंट होते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल बना के रखते हैं, उसकी इवेपोरेशन की एक साइकिल जो है बना के रखते हैं, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर पे। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कितने डिग्री पे गर्म होगी, कितने डिग्री से नीचे ठंडी हो जाती है, जो भी उसकी वो कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम टेम्परेचर कह देते हैं। फॉर बॉडी इट इज़ बॉडी टेम्परेचर एंड फॉर एनवायरनमेंट इट इज़ रूम टेम्परेचर। अगर हम एक क्लाइमेट के, एक मौसम के लिए ले रहे हैं तो इसे रूम टेम्परेचर कह देंगे, और अगर हम एक पार्टिकुलर बॉडी के लिए ले रहे हैं, किसी भी एक चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो उसे हम उसका बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लेवल ऑफ एनर्जी। तो टेम्परेचर को हम लेवल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि भाई इतने डिग्री, जैसे इतने डिग्री के, इतने डिग्री हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर इतने डिग्री हीट लूज कर देने के बाद इसका टेम्परेचर ये फाइनली कूल डाउन हो जाती है, ओके। तो अब हीट पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्लाइमेट, वेदर और एटमॉस्फेयर। हीट इज़ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। अब हीट जो होती है वो, अब दिन में जब भी 12 बजते हैं ना, तो हीट हमेशा अपने मैक्सिमम पर हो जाती है। हीट इज़ ऑलवेज एट मैक्सिमम एट 12 नून। इट ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम हायर टू लोअर। हीट आर जो हमेशा ऑलवेज, हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। सपोज़ आप एक चीज़, आपके पास एक चीज़ है जिसकी हीट काफ़ी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, आप उसे एक दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ठंडी चीज़ से, तो हीट अपने आप को बैलेंस करने के लिए हायर से लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट पे अब हम आते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़। अब जैसे कि हमने हीट के इसमें एग्जांपल दिया कि हम अगर दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर देते हैं तो हीट लोअर से, सॉरी, हायर से लोअर फ्लो करनी शुरू कर देती है। लेकिन अब जब हम, जिस वक्त हमने इन्हें कनेक्ट किया था, उस वक्त इन दोनों के टेम्परेचर में अंतर था। तो इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सपोज one thing has the temperature of 100 डिग्री सेल्सियस एंड another has 80 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, दोनों जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे पास निकल के आया, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इजीली यू कैन कैलकुलेट। सो रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो हीट फ्लो का रेट होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद अब हम आते हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ क्या होती है? एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी। एनर्जी जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, जिस भी बॉडी से रेडिएशन हो रही है उसके टेम्परेचर के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो एनर्जी निकलती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। सपोज सन से रेडिएशन हो रही है, और तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सन। सन से जो भी वेवलेंथ निकल रही है तो दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सन, ओके। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन रेडिएशन फ्रॉम सन इज कॉल्ड इंसोलेशन। सन से जो भी रेडिएशन होती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं, ओके। सन हैव टू शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है, क्योंकि आपने वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी वगैरह का फार्मूला ही पढ़ा होगा। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाती है, ओके। तो यूनिट ऑफ इंसोलेशन जो होती है, मतलब सन से जो भी रेडिएशन हो रही है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। और यूनिट ऑफ इंसोलेशन जो होती है दैट इज़ लैंगले। नोटेड, LANGLEY, लैंगले, इट इज रिटन हेयर। सोलर कांस्टेंट इज 1.94 लैंगले, ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
सो रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ से जो रेडिएशन होती है उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज़। रेडिएशन फ्रॉम सन इज़ कॉल्ड इंसोलेशन एंड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, तो अब हम आते हैं हीट ट्रांसफ़र मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। ओके, कन्वेक्शन और एडवेक्शन जो होते हैं ये एक ही तरीके का होता है, इसमें हम आपको बाद में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले तो रेडिएशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंसोलेशन में भी। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र डजेंट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स का कनेक्ट होना डिपेंड नहीं करता। मतलब दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है ज़रूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो तभी उन दोनों में हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर वे फ्री भी हैं तब भी एक दूसरे की हीट अब्जॉर्ब कर लेंगे। द एनर्जी रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट रिलीज इट्स एनर्जी फ्रीली। जो इस बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, वो अपनी एनर्जी को फ्रीली रिलीज़ करता है। वट एवर यू कैन कैच, इट्स ऑन यू, इट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली। कंडक्शन जो होता है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही वर्क करता है। द हीट ऑटोमेटिकली फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के लिए फ़्लो करती है, लोअर पॉइंट के लिए फ़्लो करती है। इससे के बाद आते हैं हम कन्वेक्शन और एडवेक्शन पे। कन्वेक्शन और एडवेक्शन जो होता है वो सिर्फ फ्लूइड्स में ही होता है, फ्लूइड जैसे वाटर, ऑयल्स वगैरह। इफ़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन देन कॉल्ड एज कन्वर्जन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है हीट का तो इसे हम कन्वेक्शन कह देते हैं, कन्वेक्शन नोट कर लीजिए। और इफ़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉल्ड एज एडवेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है दोनों का ट्रांसफ़र फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर तो उसे हम एडवेक्शन कह देते हैं। इसमें बॉडी नहीं होती, इसमें बेसिकली मैटर होता है, फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। ओके, तो सोर्सेज ऑफ हीट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे हीट के सोर्सेज कौन कौन से हैं उस पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो रेडिएशन फ्रॉम सन, सबको पता है डेली दिन निकलता है। वी रिसीव्स रेडिएशन, अर्थ सरफेस रिसीव्स द रेडिएशन ऑफ सन। कैलकुलेटेड एज इट इज़ कैलकुलेटेड एज 1/2 और 0.5 बिलियन पार्ट ऑफ द टोटल रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम सन। सन से जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सूर्य से जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसका 0.5 बिलियंथ पार्ट जो होता है वो हम अर्थ रिसीव करती है। ओके, बाकी फ्री स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स को जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ। इंसोलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अर्थ सरफेस पर होता है उस के लिए डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ एन एंगल ऑफ लाइट रे। आपने ऑप्टिक्स एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। एज रेज कम्स फ्रॉम द सन, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफर्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के कर्व्ड सरफेस की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थोड़ा डिफर करता है। आपने ब्रीवेस्टर का लॉ पढ़ा होगा, ब्रीवेस्टर का लॉ मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ। When the ray goes from rarer medium to denser medium, its angle goes change at angle get decreases. Okay, so here heat energy decreases with decreasing angle. हीट एनर्जी जो होती है वो डिक्रीजिंग एंगल के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से में एंटर करता है, लाइक फ्रॉम एयर टू ओशन। ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। एट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जब रेज जाती हैं तो वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। इक्वेटर पर टेम्परेचर हमें ज़्यादा मिलता है, जबकि पोलर पे जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत ही कम मिलता है, वहाँ पर हैबिटेट भी बहुत कम पाया जाता है। प्लेसेस और कंट्रीज लाइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड्स विल हैव द सेम इंसोलेशन।
एक लैटिट्यूड पे जो कंट्रीज लाई करते हैं, लाइक इंडिया लाइज ऑन दैट लैटिट्यूड एंड द सम अनदर कंट्री लाइक्स ऑन द सेम लैटिट्यूड, तो दोनों का ही जो इन दोनों जो इंसोलेशन रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों की इंसोलेशन जो सन से रिसीव हो रही है रेडिएशन, वो सेम होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर की। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ इंसोलेशन। मतलब सन से जो रेडिएशन आ रही है, इंसोलेशन हो रही है, उसका रेट क्या होता है, उस पर हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर को डिसाइड करते हैं। इफ़ एटमॉस्फेयर इज़ ट्रांसपेरेंट देयर इज़ फुल विजिबिलिटी। अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, खूब सारी धूप निकलती है, फुल विजिबिलिटी रहती है। नो स्मोक, नो क्लाउड और डस्ट पार्टिकल इन द एयर। कोई भी स्मोक, क्लाउड या डस्ट पार्टिकल नहीं है एयर में। द एयर इज़ टोटली लाइट। देन द रेट ऑफ इंसोलेशन इज़ हायर। रेट ऑफ का इंसोलेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है उन दिनों में, लाइक समर डेज और मॉडरेट डेज। इफ़ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट देन रिवर्स हैपन्स, रेट ऑफ इंसोलेशन इज़ लेसर। अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउडी वेदर होता है, तो रेट ऑफ इंसोलेशन इज़ लेसर, रेट ऑफ इंसोलेशन घट जाता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में धूप कम निकलती है, तो उन दिनों में रेट ऑफ इंसोलेशन काफ़ी कम होती है। सोलर सेल्स जो हैं क्लाउडी डेज में थोड़ा कम चार्ज कर पाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू लेस इंसोलेशन। तो अब हम लेंथ ऑफ डे के बारे में बात करेंगे। एज द सन विल शाइन मोर इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, सो लेंथ ऑफ डे इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी रिसीव्ड। लेंथ ऑफ डे कैसे डिसाइड करते हैं हम? जो सन से जो इंसोलेशन हो रही है, रेडिएशन हो रही है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं लेंथ ऑफ डे। वट एवर द एनर्जी वी हैव रिसीव्ड, अर्थ सरफेस हैज रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ डे। ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ सनस्पॉट के बारे में हम बात करेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑफ सनस्पॉट क्या होता है? डार्क पैचेस फाउंड ऑन द सन्स सरफेस कॉल्ड एज सनस्पॉट। सन के सरफेस पे अगर हमें कोई डार्क पैचेस मिलते हैं, ड्यू टू एक्सप्लोजन से डार्क पैचेस बन जाते हैं, तो उन्हें हम सन स्पॉट कहते हैं। दे विल समहाउ दे विल रेडिएट मोर एनर्जी, ओके, फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी दे विल समहाउ रेडिएट मोर एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन। इट हैपन्स ड्यू टू पार्शियल एक्सप्लोजन ऑन द सन सरफेस। मैंने ये बताया, सन के सरफेस पे जो पार्शियल एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से सन स्पॉट ऑकर होते हैं। इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ सनस्पॉट इज हायर देन सन रेडिएट्स मोर एनर्जी। अगर सनस्पॉट की इंटेंसिटी हायर है, फ्रिक्वेंसी हायर है, तो इट विल रेडिएट्स मोर एनर्जी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब। अब हम आते हैं अराउंड द ग्लोब टेम्परेचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अराउंड द टेम्परेचर, अराउंड द ग्लोब हम जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है टेम्परेचर का ऑन द अर्थ सरफेस, उसे हम कंसीडर करते हैं। दूसरा है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द हाइट अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जो वर्टिकली अबव हाइट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमें, उसे हम कंसीडर करते हैं। लाइक मध्य प्रदेश हैज़ डिफरेंट टेम्परेचर देन हिमालयाज, देयर इज़ अ मीन सी लेवल डिफरेंस। ओके, above mean sea level as move higher up the temperature decreases। अगर हम हायर हाइट के लिए मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। नाउ लैंड वाटर कंट्रास्ट। लैंड वाटर कंट्रास्ट प्लेज एन important रोल। बोथ लैंड एंड वाटर विल हैव डिफरेंट टेम्परेचर एज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रिलीज़ करने के लिए जो कम से कम हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो लैंड और वाटर दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। सपोज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर एंड सम लोअर और हायर डिग्री सेल्सियस फॉर लैंड। तो लैंड और वाटर की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट की वजह से लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब हम प्रेशर ऑफ ओशन करंट्स एंड विंड्स से शुरू करते हैं। ओशन करंट्स एंड विंड्स बोथ आर वार्म एंड कोल्ड। ओशन करंट्स और विंड्स जो होते हैं वो ठंडे और गर्म दोनों होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। ओशन करंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ओशन करंट्स आर टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड winds, what are talking about us? winds are here जो कि ओशन करंट्स की वजह से बनती हैं। ओशन करंट्स जैसे हवा में जंप करती हैं, एयर पर स्पेस में जंप करती हैं, तो जो वाटर कंटेंट उनका एयर में रह जाता है, उसकी वजह से जो विंड्स बनती हैं, उसे हम उन विंड्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। द वार्म ओशन करंट्स मेक्स वार्म विंड्स, कोल्ड ओशन करंट्स मेक्स कोल्ड विंड्स। ओके। In northern region of India, loo is blowing in summer is an example of warm winds. इंडिया नॉर्थ रीजन में लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा, जो लू एक चलती है, विंड काफ़ी पॉपुलर है गर्मियों में, तो उस विंड को हम वार्म विंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। आगे हम एस्पेक्ट ऑफ स्लोप पर आते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन माउंटेन हिल्स आर लोकेटेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जब माउंटेन या हिल्स लोकेटेड होती हैं तो एस्पेक्ट ऑफ स्लोप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी हेल्प करता है। सो नॉर्दर्न स्लोप इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न स्लोप इज़ साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें साउदर्न स्लोप मिलता है, नॉर्दर्न स्लोप हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। इसके बाद आते हैं हम नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर हम कैसे कंपेयर करते हैं? सरफेस का नेचर दो तरीके से कंपेयर होता है। एक रॉकी वर्सेस प्लेन एरिया, मतलब एक पहाड़ी चट्टानी एरिया, और दूसरा एकदम प्लेन एरिया, मैदानी एरिया। दूसरा वेट वर्सेस ड्राई एरिया, वन इज मॉइस्चराइज्ड एरिया एंड सेकंड वन इज ड्राई डेजर्ट एरिया। ओके। क्लोजनेस टू सी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसी से ही एक ये क्लोजनेस टू सी का कॉन्सेप्ट आता है। इफ एन एरिया विच इज क्लोजर टू सिटी एज कोस्टल सिटीज आर मच कूलर इन समर एंड मच वार्मर इन विंटर। कोस्टल सिटीज़ की तरह ही अगर कोई एरिया वाटर बॉडीज़ के नज़दीक होता है तो वो गर्मियों में ज़्यादा ठंडक और सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा गर्माहट महसूस करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो सी शोर सिटीज़ हैं वही गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट महसूस करें। नॉर्मली वाटर बॉडीज़ के जो नियरेस्ट सिटीज़ हमें या एरियाज हमें मिलते हैं वो भी कुछ मैरीटाइम क्लाइमेट शो करते हैं। एरिया विच इज़ क्लोजर टू वाटर बॉडीज़ एक्सपीरियंसेस मैरीटाइम क्लाइमेट इज रिटन हेयर, नोट कर लीजिए। एंड एरिया लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट फार फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, मतलब मीन्स नॉट नियरेस्ट टू द वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के नज़दीक नहीं है, कोई ना आसपास रिवर या सी कुछ भी नहीं है। दे विल शो द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन समर एंड एक्सट्रीमली कूलर टेम्परेचर इन विंटर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर समर में शो करते हैं और एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर और विंटर्स में शो करते हैं। सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा शो करते हैं। इन कोस्टल सिटीज़ वी फाइंड ए बैलेंस्ड क्लाइमेट। कोस्टल सिटीज़ में बेसिकली हमें क्या मिलता है? लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक बैलेंस्ड क्लाइमेट मिलता है। एंड इन कॉन्टिनेंट एरिया वी फाइंड डिफरेंशिएटिंग क्लाइमेट थ्रू आउट एन ईयर। और कॉन्टिनेंटल एरिया जो होता है उनमें हमें बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड क्लाइमेट मिलता है। मीन्स सर्दियों में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मिलेगा और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, अब हम टेम्परेचर एनोमेली की बात करते हैं। टेम्परेचर एनोमेली, प्लेसेस ऑन सेम लैटिट्यूड शो सम इंसोलेशन नॉट द सेम टेम्परेचर। अभी हमने पीछे बात की थी सेम इंसोलेशन के बारे में, तो जो सेम लैटिट्यूड्स पे जो कंट्रीज़ होते हैं, एरियाज होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वो सेम इंसोलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता। दे मे बी हिल एरिया, दे मे बी प्लेन एरियाज, लेकिन उनका टेम्परेचर सेम नहीं होता।
सो एनी प्लेस रिफ्लेक्टिंग हायर और लोअर टेम्परेचर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड। एक कोई भी एरिया जो है वो अपने लैटिट्यूड के एवरेज टेम्परेचर से हायर और लोअर टेम्परेचर शो कर सकता है। मीन्स हम लैटिट्यूड का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, लैटिट्यूड पे हम टेम्परेचर उस लैटिट्यूड पे जितने भी कंट्रीज जितने भी एरियाज होते हैं उनका एक एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। ओके, एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम ऑल प्लेसेस। प्लेसेस शोज हाई टेम्परेचर कॉल्ड एज पॉजिटिव एनोमली। अब इस लैटिट्यूड पे जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर शो कर रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव एनोमली कहते हैं, और जो एवरेज टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर शो कर रहे हैं उन्हें हम नेगेटिव एनोमली कहते हैं। दिस सिचुएशन इज सेड टू बी एनोडोमस, मतलब लैटिट्यूड गोज एनोडोमस। नेक्स्ट आइसोथर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। आइसोथर्म इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑफ जॉइनिंग प्लेसेस कंट्रीज हैव इक्वल टेम्परेचर। सपोज जैसे हमने इक्वेटर एक लाइन खींची हुई है, उसके पैरेलली लैटिट्यूड्स खींचे हुए हैं, तो वैसे ही हम एक लाइन खींचते हैं जो कि उन कंट्रीज़ से होते हुए गुजरती है जो कि सेम टेम्परेचर शो कर रहे हैं। लाइक इंडिया के सिमिलर टेम्परेचर जो शो करता है हम उसको एक दूसरे कंट्री से जोड़ देते हैं उस लाइन के थ्रू। तो वो जो लाइन होती है उसे हम आइसोथर्म कहते हैं, और उस लाइन पर जो प्लेसेस लाइस करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोथर्म्स। So it is an imaginary line joining places countries have equal temperature. I have repeat. Factors of temperature distribution also affects anomaly. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी एनोमेली को अफेक्ट करते हैं, और उनमें आते हैं एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से एक तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। एट लोअर टेम्परेचर कूल एयर इज़ हैवी। अगर टेम्परेचर लो है तो जो कूल एयर है, ठंडी वायु है, वो थोड़ी हैवी हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ बैठने लगती है। जबकि एट द हाई टेम्परेचर वार्म एयर इज़ लाइट वेटेड। अगर वही इम के साथ वार्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने लगती है और लाइट वेटेड हो जाती है। So now heavier air particles will come down at these particles will force the higher lighter particles to upward. Heavier particles जो होते हैं वो नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं। दूसरा, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। एयर का वर्टिकल सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रांसफर एंड मिक्सिंग ऑफ एयर। एयर जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वन एरिया टू अनदर एरिया ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ एयर शुरू हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करना शुरू करती है। जैसे जैसे एयर बैलेंस होगी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी दोबारा आ जाती है। सो स्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। स्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कब होगी? व्हेन नो सर्कुलेशन ऑफ एयर टेकिंग प्लेस। जब एयर में कोई भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ना अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, एयर इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड। सो दिस टेक्स द पॉल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट एट हायर इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, हमारे जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है उसे एक हायर लेवल पर ले जाती है। इफ़ द पॉल्यूशन लेवल इंक्रीजेज एंड इट रिजल्ट्स विंटर सीजन विल बिकम मोर पोल्यूटेड देन समर। मिक्सिंग ऑफ एयर क्या करती है कि पॉल्यूशन की वजह से अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है तो विंटर सीजन्स में हमें समर सीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तकलीफ होती है। विंटर सीजन में फॉग, स्मोक वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो नीचे ही जमा रह जाता है। ओके, वो ऊपर नहीं जा पाता, वो फिल्टर नहीं हो पाता। थर्ड, हम बात करते हैं कूलिंग ऑफ सरफेस की। इन सरफेस कूलिंग फॉग विल बी जनरेटेड। जब कूलिंग ऑफ सरफेस हो रही है तो थोड़ा फॉग जनरेट होता है। लाइक आपने एग्रीकल्चर लैंड्स की तरफ अगर आप मूव करेंगे फ्रॉम द सिटीज़ टू द विलेजेस तो आपको वहाँ हल्का हल्का फॉग मिलता है। वो फॉग क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ कूलिंग ऑफ सरफेस हो रही होती है। फॉग क्रिएट्स प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन। अब ये जो फॉग जो विंटर्स में जनरेट हो रहा है या कूलिंग ऑफ सरफेस की वजह से जनरेट हो रहा है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों में थोड़ी दिक्कत करता है, दोनों में हमें परेशान करता है। फॉग प्लस पॉल्यूशन
इज इक्वल्स टू स्मोक मेक्स विजिबिलिटी मोर वर्स। फॉग और पॉल्यूशन दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो विजिबिलिटी को ना एकदम बिगाड़ कर रख देते हैं, विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। अर्बन एरिया आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस मोर टेम्परेचर इन्वर्जन देन रूरल एरियाज। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो अर्बन एरियाज़ में ये जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में तो भी हमें विजिबिलिटी थोड़ी मिल जाती है क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ सिर्फ कूलिंग और सरफेस की वजह से फॉग होता है। लेकिन अर्बन एरियाज में फॉग प्लस पोल्यूशन दोनों होते हैं, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। Please keep watching and subscribe our channel, and please go for the link given in the video. Thank you for watching the video. Good luck for the candidates.